पिछले साल मेरे ख्याल से 200-300 फिल्में रिलीज हुई। 200 से 300 फिल्मों में अगर 3 फिल्में चलती हैं तो दैट शोज व्हाट शिट वी आर मेकिंग। बिल्कुल। अब मेरे को याद है आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा जब आपने कहा था कि सलमान खान आपके काफी अच्छे दोस्त थे। हाँ बिल्कुल, सलमान तो मेरे कड़की के जमाने का दोस्त है। कभी कोई सेकंड चॉइस थी कि अगर एक्टिंग नहीं चली तो कुछ और ट्राई करेंगे? देखिए मैं तो 20-25 लोगों का जो ऑनट्राज कल्चर है आज का, आप उसको कैसे देखते हैं? ये सही है कि गलत है? वो नहीं, पेट में लात नहीं मारना चाहूंगा। एनिमल और धुरंधर जैसी फिल्मों के ऊपर सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग भी हुई कि मार धाड़ और खून खराबे वाली जो फिल्में आजकल वो ज्यादा काम कर रही हैं। देखिए सर, कंटेंट तो आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा। वैनिटी वैन्स को एज अ स्टेटस सिंबल देखना कि अगर आपके पास इतनी वैनिटीज हैं तो आप इतने बड़े लेवल के आर्टिस्ट हो, ये तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बात है। पीआर ड्रिवन करियर, आजकल आर्टिस्ट पीआर पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। अक्षय खन्ना हैज प्रूव्ड देम रॉन्ग। ए आर रहमान सर ने अभी एक अपना बयान दिया है। अभी उनकी बात आई है कि मान लीजिए कि किसी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो शायद आपको पार्शियलिटी वाली नजरों से देखा जाता है, आपके साथ पार्शियलिटी होती। आप साफ साफ कही ना कि रहमान साहब ने कहा क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है। बट जया बच्चन जी ने अभी बहुत बड़ा दिल दुखाने वाला रिमार्क दिया है पेपराजी के बारे में कि कैसे सस्ते सस्ते जीन्स पहन के आ जाते हैं, कैसे उनके कपड़े हैं, कैसे। देखिए आप वो जीन्स की कीमत तक जानती हैं तो उनको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अगर ये अजीत जी के अंदाज में आपने बोला या अपने अंदाज में बोला तो किस तरह से कहेंगे? डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमारे पिछली सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर ये बीजेपी सरकार है। कांग्रेस सरकार ने कभी एक्टरों पे ध्यान नहीं दिया। हाय, मेरा नाम है मोहित राणा और इस वक्त आप देख रहे हैं युग चरण चैनल। और युग चरण चैनल पर इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा शो जिसका नाम है माइक एंड मसाला। और आज मेरे साथ काफी खास गेस्ट मौजूद हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शहजाद खान। हेलो सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि हैदराबाद से फिल्म इंडस्ट्री का ये जो सफर था आपके पिताजी ने जो तय किया है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात कर सकें। देखिए मेरे फादर साहब जो है अजीत साहब मरहूम, वो जब स्कूल में थे तब से वहाँ उनकी जो टीचर्स थी वो उनसे कहती थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कीड़ा उनके दिमाग में तब से डाला गया। और मेरे जो फादर अजीत साहब जो थे वो पृथ्वीराज कपूर साहब के बहुत बड़े फैन थे। ही यूज्ड टू आइडलाइज पृथ्वीराज कपूर जी। छुप छुप के वो उनकी फिल्में देखते थे। मतलब उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं बनूं तो ऐसा बनूं। सो मेरे फादर की इंस्पिरेशन जो है वो पृथ्वीराज कपूर साहब थे। बहरहाल उनके नरसिम्हा राव हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे 2 साल सीनियर थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई मुझे तो बोले यार मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म्स, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। अच्छा वो घर पे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे जो दादा थे वो निजाम के आर्मी में थे और वो बिल्कुल खिलाफ थे इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के। तो किसी भी तरह उन्होंने 10th पास किया, कॉलेज में गए, फिर कॉलेज की किताबें बेच के वो बॉम्बे आ गए। और वहां से उनका संघर्ष शुरू हुआ और फिर वहां से वो बॉम्बे आए और बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। वो कैसी अजीब वो गरीब जगहों पे उनको सोना पड़ा। वहां पे दादा होते थे जो हफ्ता लेते थे, उन दादाओं से मारपीट की, फिर लोगों का पिन छुड़ाया उनसे। उसके बाद पैदल जाते थे वो स्टूडियोज, वो इतने पैसे होते नहीं थे उनके पास। और मुझे याद एक किस्सा उन्होंने मुझे बताया था कि एक जगह खाना खाने के भूख लगी थी, जेब में पैसे नहीं, तो उन्होंने देखा कि जब कोई नहीं देख रहा है तो एक मक्खी उधर मिना रही थी, मक्खी पकड़ के खाने में डाल दिया। फिर चिल्लाने लगा, अरे खाने में मक्खी है, खाने में मक्खी है। तो वेटर आ गया भागते हुए। वो आपको पता है वो ईरानी चिड़ियों की रेस्टोरेंट थी, ईरानी की रेस्टोरेंट कैसे होती है। तो बोला मैं इसके पैसे, बोले नहीं साहब हमको पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, आप चिल्लाइए मत। इस तरह से
काफी संघर्ष का, करा। का बहुत बहुत काफी नहीं, मतलब बेइंतहा संघर्ष किया उन्होंने। और तब जाके उनको एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया उन्होंने। फोर्थ रो में खड़े रहते थे और उनकी आवाज की वजह से वो फ्रंट रो में आए। और उसके बाद फिर के अमरनाथ साहब ने उनको एज अ हीरो साइन किया। अच्छा। क्या ये कहना सही होगा कि आपने उनके नक्शे कदम पर आप चले? क्योंकि उनका उनका एक जो अंदाज़ था वो आपने काफ़ी अपनी फ़िल्मों में दर्शाया है। क्या ये कह सकते हैं कि आपने घर में संघर्ष करता हुआ देखा और आपका भी जो मोटिवेशन था वहीं से शुरू हो गया? मोटिवेशन तो मुझे बचपन से था। और क्योंकि यही नहीं कि क्योंकि मैं एक फिल्म बैकग्राउंड में या एक एक्टर के घर में पैदा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसी चीज के लिए बना हूं, लोगों को का मनोरंजन करने। अभी किसी भी पार्टी में चला जाता था मैं, लोगों को हंसाता था, ये जोक्स क्रैक करता था। ये तो लोग बोलते थे यार तू भी अपने डैड की तरह फिल्मों में चला जाइए। और तब से मुझे ऐसा लगने लगा। फिर आ, आईने होते थे हमारे घर में बड़े बड़े, वहां पर खड़े होके मैं अपने स्कूल की पोएम्स और जो ये होती थी वो रिपीट करता था, इनैक्ट करता था। फिर अगर मैंने कोई फिल्म देखी, उस वक्त थिएटर्स ही थे, तो वो घर आके मैं उस सीन की रिहर्सल करता कि मैं कैसे करूं, वो उस एक्टर की नकल करता था। इस तरह से मैं जो है, मेरा रुझान जो है वो एक्टिंग के में ही घुस गया। फिर प्लस हमारी स्कूल थी बॉम्बे स्कॉटिश। उनको पता था कि ये एक एक्टर का बेटा है। तो जब कभी स्कूल में प्ले होते थे या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होता था तो मुझे ही घसीटा जाता था कि आप प्ले कीजिए, आप ये रोल कीजिए। तो इस तरह से मेरी ब्रिंगिंग अप हुई। ओके। बट अगर मैं ये सवाल करूँ आपसे कि कितना ईज़ी था या कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए आपके फ़ादर से हेल्प माँगना? क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्टार किड्स या फिर नेपोटिज़्म का टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल होता है। उस ज़माने में कैसा था? क्या संघर्ष आपको देखने पड़े या कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए? एक तो मैं आपके पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं कि नेपोटिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। नेपोटिज्म जो है वो आपको एक फिल्म दिला सकती है, दो फिल्म दिला सकती है। ऑडियंस जो होती है वो जज होती है, वो हमारी माए बाप होती है। वो डिसाइड करती है कि यार ये एक्टर जो है ये सही एक्टिंग कर रहा है कि नहीं, ये देखने लायक है कि नहीं। ठीक है। दूसरी बात, आपके पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं कि मेरे फादर ने जितना संघर्ष किया, मेरे ख्याल से उससे 19-20 संघर्ष मेरा ही रहा हो। कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो उसी दिन से, उसी वक्त से मैं अपने आई वाज ऑन माय ओन। तो जो भी संघर्ष करनी थी मुझे करनी थी। फिर अपने दोस्तों से कुछ उधार लिए, फोटो सेशन कराए। फिर ऑफिस ऑफिस अपने फोटोज लेके गए और इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। ओके। अगर मैं इनिशियल चैलेंजेस की बात करूं, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने इनिशियल इयर्स में? तो चैलेंजेस तो हम भी फेस कर रहे हैं। क्या इनिशियल और क्या है। हाँ, ये जरूर है कि आप ऐसा लगता है कि सीनियोरिटी की वजह से अब वो चैलेंजेस सामने नहीं आती। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन मिल जाता है तो वहां पर भी चैलेंजेस होते हैं। बट आई बिलीव कि आदमी एक्टर को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो हम दौर देख रहे हैं उसमें एक एक्टर इतना बड़ा एंटुराज लेके चलता है। उस वक्त हमारे जमाने में एक सेक्रेटरी होता था, एक ड्राइवर होता था और एक स्पॉट बॉय होता था। ये 3 लोग होते थे। किसी हीरो की बात कर रहा हूँ। और वरना किसी एक्टर के साथ यही चीजें होती थी। आज देखिए, आप अगर आप किसी हीरो से मिलना, दोस्ती भी हो और आप मिलना भी चाहे तो कम से कम आपको 5 दरवाजों से पार करते हुए 6ठे दरवाजे पे वो मिलेंगे। तो आदमी इनिशिएटिव नहीं देखता है। क्यों? पहले क्या होता, हम लोग हर 15 दिन में मिलते थे। एक किसी के घर पे लंच पे, किसी के घर पे डिनर पे। वो सब चीजें अभी खत्म सी हो गई है। क्योंकि अब लोगों को लगता है यार व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम विथ हिम।
ये फ्रूटफुल है या नहीं मेरे लिए, या ये किसी काम का है। हर चीज को आज की तारीख में काम से तोला जा रहा है। उस वक्त काम नहीं, दिल से दिल मिलते थे। अब क्या हो गया, अब लोग लोग दिल वो सख्त हो गए और दिमाग जो है वो तेज हो गए। वो यही उन्हीं से मिलना चाहते हैं जिनसे उनको कुछ फायदा हो, जिनसे उनको कुछ काम मिले, या इस तरह से की मार्केटिंग करने लगे हैं। अब जैसे आपने ऑनट्रास्ट के बारे में बात की, दीपिका पादुकोण को लेकर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ रही थी कि आज के टाइम पे बिग बजट फिल्म्स क्यों बन रही हैं? फिल्म्स का बजट इतना ज़्यादा हो रहा है पर फिल्म्स छोटी होती जा रही हैं। जैसे पहले मल्टी स्टारर फिल्म्स बनती थी, एक फिल्म में 3 से 4 एक्टर्स होते थे। अब एक्टर एक हो गया, हीरोइन एक हो गया और साइड कैरेक्टर्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि ऑनट्रास्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, बेशक, ये बहुत अफसोस की बात है। और इसमें काफी हद तक मैं कॉर्पोरेट कल्चर और वो लोग जो उस मुकाम पर बैठे हैं, पहले क्या होता था कि पहले फिल्म बनती थी और बिकती थी। अब पहले फिल्म बिक जाती है, फिर बनाना एक प्रोसीजर हो जाता है। तो फिर आदमी सोचता है छोड़ो यार, अगर एक्टर्स के लिए हमारा इतना खर्चा हो रहा है तो बाकी चीजों पे बचत करने लगते हैं। इसीलिए आप देखिए, बड़े अफसोस की बात है, पिछले साल मेरे ख्याल से 200-300 फिल्में रिलीज हुई, ठीक है, 2025 में। हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं। उसमें से कितनी चली? बहुत कम। सावरिया, छावा, धुरंधर। 200 से 300 फिल्मों में अगर 3 फिल्में चलती हैं तो दैट शोज व्हाट शिट वी आर मेकिंग। बिल्कुल। बट इसका क्या कारण आपको लगता है? मेन कारण क्या है? ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है कि फिल्म मेकर्स की आइडियोलॉजी बदल गई है? देखिए, ऑडियंस को जब घर बैठे बैठे ओटीटी पे इतना अच्छा वो मिल रहा है देखने के लिए, तो अगर वो 200-500 की टिकट खर्च करके, और वो 500 सबसे ज्यादा महंगा तो पॉपकॉर्न पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो उस लायक तो हो। बिल्कुल। अब धुरंधर लोगों ने जाके थिएटर में देखी, इट आई थिंक इट इज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये कि ऑडियंस थिएटर जाना चाहती है। हम ऑडियंस को केटर नहीं कर पा रहे। हम ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे जो फ्राइडे को लगती है और सैटरडे को उतर जाती है। उसमें थिएटर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल या वो बिल भी नहीं निकल पा रहा है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम लोग कॉपी पेस्ट कल्चर को वो ना करें कि कोई कोरियन फिल्म से उठा लिया, कोई स्पेनिश फिल्म से उठा लिया, कोई ईरानी फिल्म से उठा लिया। अच्छी स्क्रिप्टें बनाए और अच्छे एक्टर्स को कास्ट करे और एक अच्छी फिल्म बनाए। अब बहुत ज्यादा हमने सीरियस बात कर ली, एक छोटा सा हम फन सेगमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे। पहला जो सेगमेंट है उसका नाम है कि अगर मैं आपको डायलॉग बोलूंगा, अगर अजीत जी के अंदाज में आपको ये डायलॉग बोलने हो तो आप किस तरह से कहेंगे? पहला डायलॉग शाहरुख खान का, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अगर ये अजीत जी के अंदाज में आपने बोलना या अपने अंदाज में बोलना तो किस तरह से कहेंगे? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? ओके। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। ओके। आदम माजी सटकली। आता माजी सटकली। ओके। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद बरखुदार मैं अपनी भी नहीं सुनता। ओके। एक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक जो लेटेस्ट धुरंधर फिल्म का डायलॉग है अक्षय खन्ना का कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ, तो वो तो फिल्म में मेरे फादर साहब थे। ये पुलिस स्टेशन है बरखुदार, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
ओके, ये लास्ट वन कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पर नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया मेरे को सुन के और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा। एक मेरे को एक सीरियस मुद्दे पे बात करनी है आपसे कि जो ट्रांजिशन अब हो रहा है ओटीटी फिल्म से लोग ओटीटी की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि अभी आपने कहा कि फिल्में क्यों नहीं चल रही, इसका कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि ओटीटी, क्योंकि सबकी सहूलियत में आ गया है कि घर बैठे जो मूवी आज थिएटर में लगी है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 250-300, और अभी आपने कहा कि 800 रुपए का तो पॉपकॉर्न मिलता है, तो वो सोचते हैं कि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ओटीटी पे सेम फिल्म जब आ जाएगी तो वो थिएटर क्यों जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए थिएटर का मजा अलग है। घर पे आप रोज देखते हैं, आप न्यूज न्यूज भी देखते हैं, लेकिन जब तक कि फिल्म इतनी एक्साइटिंग ना हो या वर्ड ऑफ माउथ से लोग उसकी तारीफ ना करें, जैसे धुरंधर की हुई, तो तब तक लोग इनिशिएटिव नहीं लेते थिएटर जाने का, क्योंकि थिएटर में जाके देखने का फिल्म का मजा अलग ही है। आप कितनी महंगी टीवी लगा लो, आप कितना ही महंगा होम थिएटर लगा लो, बट थिएटर इज थिएटर। आप समझे, वो मजा आपको घर पे नहीं आ सकता। बाकी फिर आपकी मर्जी, आपकी सहूलियत। आप पॉपकॉर्न का पैसा बचाना चाह रहे तो वो बात अलग है, घर पे भी पॉपकॉर्न बना के खा। या ट्रू। सर एक और मेरा सवाल है आपसे कि अभी जैसे ये नई चीज आ गई है कि बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे एक्टर्स हैं वो वेट करते हैं कि अगली फिल्म का वेट करते हैं, अगले कैरेक्टर का वेट करते हैं। आप उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने कभी ऐसा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। आपने टीवी में भी काम किया, आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह बहुत सारे वॉइस ओवर्स भी दिए हैं, आपने एज एन एक्टर मेन स्ट्रीम विलन का काम भी किया। ये जो टीवी में ट्रांजिशन था, आपको नहीं लगा कि थोड़ा रिस्की था ये मूव? देखिए, जब मैंने टीवी करना शुरू किया ना, आई रिमेम्बर 95 96 में, तब लोग टीवी को सौतेलापन की तरह, सौतेली माँ की तरह देखते थे। कोई सब ये कहते थे, अरे यार तुम यूल बर्न आउट, खत्म हो जाएगा तेरा करियर, टीवी कर रहा है तू, यू गॉट एनी सेंस, ये वो। तो मैंने कहा भाई देखो, काम काम होता है, चाहे वो बड़े पर्दे पे हो, चाहे वो टीवी पर हो। एक्टिंग करनी है वो ही मुझे आता है, उससे अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और कुछ दिनों बाद या इनफैक्ट कुछ हफ्तों बाद मैं देख रहा हूँ कि वही लोग जो मुझे ये सलाह दे रहे थे, वो लोग खुद वो प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो गए। तो आई डोंट सी, मैं तो ये हूं कि भाई जो काम आता जाए करते जाओ, क्योंकि मेरे फादर साहब ने मुझे यही सिखाया कि बेटा आती हुई लक्ष्मी को कभी मत ठुकराओ, और जो आ रहा है आपसे आपकी वक्त की कीमत देने आ रहा है। हमें पैसे एक्टिंग के नहीं मिलते हैं, हमें पैसे उस वक्त के मिलते हैं जिसमें जाकर हम सेट पे बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारा शॉट कब आएगा। शॉट आ गया, फिर बैठो, फिर इंतजार करो, तो वो इंतजार के पैसे मिलते हैं हमें। और ऑडियंस का प्यार जो है वो एक बोनस है हमारी असली कमाई तो ऑडियंस का प्यार है। पैसे तो हाथ का महल है, आज है कल चले जाएगी। आज तक किसी के पास पैसा टिका है? सर अभी आपने कहा कि ऑडियंस का जो पुल है, जो कभी कभी ऐसा होता है फिल्म मेकर्स के पास अपनी कहानियों में शायद उतनी ताकत नहीं है कि ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सके। एनिमल और धुरंधर जैसे फिल्मों के ऊपर सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग भी हुई कि मार धाड़ और खून खराबे वाली जो फिल्में आजकल वो ज्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि पिछले साल जैसे आपने कहा कि बहुत सारी फिल्में जो फ्लॉप हो गई, उनमें से एक फिल्म थी हक। और अगर एक फिल्म की बात करूं होम बाउंड, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट वो फिल्म हुई है। ऐसी फिल्में भी कभी कभी ऑडियंस क्यों ऐसी फिल्में देखने नहीं जा रही हैं थिएटर में, जबकि इतना ज्यादा कंटेंट ड्रिवन वो फिल्में हैं? देखिए सर, कंटेंट तो आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, न्यूज चैनल्स पे मिल जाएगा, तो कंटेंट की कमी कहाँ है? देखिए, पहले लोग थिएटर जाते थे एंटरटेन होने, आज भी लोग एंटरटेन होना चाह रहे, बशर्त यह है कि हम उनको थिएटर में बुलाकर एंटरटेन करें। हम एंटरटेन नहीं कर पा रहे। हर आदमी अपनी जिंदगी में दुखी है, आप भी दुखी होंगे, मैं भी दुखी हूं, हर आदमी दुखी है। तो हम थिएटर अगर जा रहे हैं, हम थोड़ा फ्रेश होने जा रहे हैं। अरे यार बड़ी अच्छी पिक्चर है, चलो। पहले तो मुझे याद है लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए एक
वो मची रहती थी, होड़ मची रहती थी कि नहीं भाई मुझे ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है। लेकिन आज वो चीजें मैं लोगों में नहीं नजर आती मुझे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। पहले लोग मतलब कंपलसरी था उनके लिए कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई तो 12 बजे का शो में जाना है, तो चाहे वो टिकट 100 की मिले, 200 की मिले, 500 रुपए की मिले। लेकिन अब क्योंकि हो सकता है कि हमारे मेकर्स जो है वो वैसा कंटेंट हमारे ऑडियंस को नहीं दे पा रहे। ठीक है, आप बनाइए, आपको जैसा जो लगता है, लेकिन ऑडियंस को एंटरटेन करिए आप। सर एक और छोटा फन सेगमेंट मेरे पास है आपके लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज के सिनेमा और पुराने सिनेमा के बारे में, तो ये सेगमेंट है जिसका नाम है बॉलीवुड देन वर्सेस नाउ। कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आज हैं जो तब नहीं हुआ करते या तब थे जो आज नहीं है, आप कैसे देखेंगे? 2025 लोगों का जो ऑनट्राज कल्चर है आज का, आप उसको कैसे देखते हैं? ये सही है कि गलत है? देखिए, किसी की रोजी रोटी पे मैं वो नहीं, पेट में लात नहीं मारना चाहूंगा, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स रॉन्ग। ओके। वैनिटी वैन्स को एज अ स्टेटस सिंबल देखना कि अगर आपके पास इतनी वैनिटीज हैं तो आप इतने बड़े लेवल के आर्टिस्ट हो, ये तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बात है। आपका काम एक वैनिटी में भी चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप तो फीमेल है तो 2 रख लीजिए। पीआर ड्रिवन करियर, आजकल आर्टिस्ट पीआर पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। अक्षय खन्ना ने, जितने भी एक्टर्स हैं जो सोचते हैं कि पीआर से हमारी वो बढ़ जाएगी, अक्षय खन्ना हैज प्रूव्ड देम रॉन्ग। धुरंधर में आप जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपको सिर्फ अक्षय खन्ना याद रहता है, और उसके बाद राकेश बेदी, दोनों ने कमाल का काम किया। बिल्कुल। नेगेटिव पीआर कैंपेन्स को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत हो रही है आजकल। नेगेटिव पब्लिसिटी से लोगों को इनफैक्ट ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा। नेगेटिव पब्लिसिटी से लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। कुछ ऐसे हमारे बेवकूफ यूट्यूबर्स हैं जो फिल्म की पोस्टमार्टम करते हैं और फिर अपने घर से खाली राउंड्स फायर करते हैं, और फिर वो पता चला पुलिस आके उनको ले जाती है और आगे की कार्रवाई जो होगी तो होगी। ये नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से करते हैं। ओके। मल्टी स्टारर फिल्म्स का ट्रेंड, मल्टी स्टार फिल्म होनी चाहिए, बट नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि ये हीरो लोग पैसा कितना मांग रहे हैं। पहले इतना वो नहीं था ना, अब तो इतना पैसा मांग रहे हो लोग, 100 करोड़ 200 करोड़, मतलब कोई मायने नहीं रखता, और रिजल्ट नहीं दे पा रहे। फिल्म्स नहीं चल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो काफी हीरोज का 50 करोड़ 100 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन वो उनकी फिल्म में 10 करोड़ का बिजनेस नहीं कर रही है। स्टार टेंट्रम्स को किस तरह आप देखते हैं? स्टार टेंट्रम्स को तो सर बंद हो जाना चाहिए, सब चीजों, इट शुड बी स्टॉप्ड। उस जमाने में हुआ करता था इतना स्टार टेंट्रम? देखिए, स्टार टेंट्रम्स तो हर वक्त रहे हैं, लेकिन एक लेजिटिमेट रहे हैं और कुछ इलेजिटिमेट रहे हैं। जो इलेजिटिमेट है वहां पर एक रुकावट आनी चाहिए। ओके। पेड अवार्ड फंक्शंस, पेड अवार्ड्स, अब देखिए, जो जिनको बीमारी है, जिनको अवार्ड चाहिए, वो कुछ भी करके पाना चाहते हैं, दैट्स अगेन रॉन्ग। जो डिजर्विंग है आप उसका हक छीन रहे हैं, और आप अपने पैसा देकर या लोगों को पार्टियां देकर अगर कुछ अवार्ड पा रहे तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, आप दुनिया को नहीं, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल्स, मीडिया के थ्रू अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करवाना, वो ठीक है, अब मीडिया है तो देखिए सबकी दुकान चलनी चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। जब फिल्म रिलीज हो रही है तब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और मीडिया ट्रायल्स ठीक है। ओके। पेपराजी कल्चर, पेपराजी कल्चर भी ठीक है एक तरह से, बट जया बच्चन जी ने अभी बहुत बड़ा दिल दुखाने वाला रिमार्क दिया है पेपराजी के बारे में कि कैसे सस्ते सस्ते जीन्स पहन के आ जाते हैं, कैसे उनके कपड़े हैं, कैसे, और काफी पैप्स गुस्सा हुए थे इस बात पे। अगर आपने ये सुना हो, आपका क्या कहना है इस पे?
देखिए, आप वो जीन्स की कीमत तक जानती हैं तो फिर वही बता सकती है। मैं तो ये सब कभी चीज़ों पे गौर नहीं करता। हमसे बड़े कायदे से हमारे प्रेस वाले मिलते हैं, हम उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं, हमें उसी उसी प्यार से हम उन्हें वो ट्रीट करते हैं। अब हर आदमी देखिए, जब भगवान ने 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं बनाई, एक हाथ में, तो हर इंसान का मिज़ाज अलग-अलग होता है। हो सकता है जया जी हैज़ सीन अ लॉट ऑफ इट, एंड उनके तो फादर साहब जो थे वो भी रिपोर्टर थे या वो जर्नलिस्ट थे, मीडिया से थे, तो शी नोज इट बेटर। With due respect to her and her seniority, I would not like to say anything, but this is my version. जया जी को जो लगता है वो perfectly fine with her. उन्होंने कहा कि अगर स्टार बनने के लिए आपको मीडिया या सिर्फ पैपराज़ी की जरूरत पड़े तो किस तरह के स्टार हैं आप? वो बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। अच्छा। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। स्टार अगर बनने के लिए आपको मीडिया की जरूरत पड़े तो फिर आप तो ऐसे हो जैसे लंगड़ा आदमी जो होता है बेचारा, जो बैसाखी के सहारे चलता है, वो आपकी औकात वो हो गई। स्टार आदमी अपने काम के बलबूते पे बनता है। सक्सेस आदमी को अपने काम के बलबूते से मिलती है, पीआर से और पेपराजी से नहीं मिलती है। स्क्रिप्ट से पहले स्टार वैल्यू, इसको किस तरह देखते हैं आप? स्क्रिप्ट बनने से पहले तय हो जाता है कि ये एक्टर को लेके फिल्म बनेगी। सर ये तो आजकल जो कल्चर चला हुआ है, कॉर्पोरेट कल्चर, और अभी काफी टाइम से देखा जा रहा है कि इस स्टार को ले लो, हमारी टेरिटरी इतने में बिक जाएगी, ये फिल्म इतने में बन जाएगी, हमको इतना ऑन टेबल जो कैलकुलेशंस और मैनिपुलेशंस होते हैं, तो वो चीज काउंट होती है। बट आई थिंक दैट्स द प्रोड्यूसर्स कॉल। हम तो मजदूर, हम तो एक्टर लोग हैं, हम मजदूर हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, प्रोड्यूसर के ऊपर है। सिनेमा और कंटेंट को लेकर एक डिबेट चलता रहता है हमेशा। जैसे अब मैंने धुरंधर की बात की, किसने बोला कि कंटेंट अच्छा नहीं है, बट सिनेमा लार्जर देन लाइफ सिनेमा था, मार धार जो थी। पर कुछ लोगों को लगा कि कंटेंट में थोड़ा सा था कि बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट जो आज की जनरेशन में बच्चे के जो सब देख रहे हैं वो उनको नहीं देखना चाहिए। बच्चे उससे ज्यादा बुरी चीज जो है अपनी वीडियो गेम्स में देख रहे हैं। धुरंधर तो फिल्म है जो बहुत अच्छी है, और उससे बुरी चीजें तो बच्चे अपने प्ले स्टेशन के गेम्स में, और उसमें भी मार पीट मार धाड़ का ये सब जो गेम्स खेलते हैं उन लोग, उसमें भी यही सब है। धुरंधर ने फिल्म में दिखा दिया। मेरे को एक और बात जाननी है सर कि हर एक्टर के करियर में एक ऐसा फेज आता है जब शायद फिल्में नहीं चल रही होती हैं। ऐसा जो टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल था, उसको कैसे आपने फेस किया? कभी कोई सेकंड चॉइस थी कि अगर एक्टिंग नहीं चली तो कुछ और ट्राई करेंगे? देखिए, मैंने एक आध दो फिल्म किया एज ए हीरो, और हम तो कैरेक्टर एक्टर, हम अपना रिलेशनशिप और हम अपने वो ठीक रखेंगे तो हमें तो ताउम्र मरते दम तक काम मिलता रहेगा। तो ऐसा फेस तो मैंने देखा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अभी पहले डायरेक्टर्स के फोन आते थे, अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के फोन आते हैं। पहले डायरेक्टर से डायरेक्टली बात हो जाती थी, अब कास्टिंग डायरेक्टर्स के फोन आते हैं। और मैं वैसे भी बहुत ही मुख्तसर काम करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे समझ में आता है, वही मैं करता हूँ। सर मेरा एक बहुत सीरियस टॉपिक में सवाल है कि ए आर रहमान सर ने अभी एक अपना बयान दिया है। अभी उनकी बात आई है कि कम्युनल, मान लीजिए कि किसी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो शायद आपको पार्शियलिटी वाली नजर से देखा जाता है, आपके साथ पार्शियलिटी होती है कि आपको उतना काम नहीं मिलता अगर आप सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप साफ साफ कहिए ना कि रहमान साहब ने कहा क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है। देखिए, रहमान साहब को ये बात अगर मैं कहता या कोई पैदाइशी मुसलमान कहता तो एक बात अलग होती। ठीक है, रहमान साहब पहले सनातनी थे, अपने कन्वीनियंस की वजह से वो मुसलमान बन गए। अब मैं कहता हूं कि वो दोबारा दिलीप बन जाए, उसके बावजूद उनकी ये कंप्लेन रहेगी। अब सारी बड़ी फिल्में तो वो कर रहे हैं, छावा वो कर रहे हैं, और रामायण वो कर रहे हैं, सारी बड़ी फिल्में वो कर रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड जो रहा है पास, सुभाष घाई के साथ उन्होंने काम, जितने भी बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े मेकर्स है,
उनके साथ उन्होंने काम किया है, तो एटलीस्ट अब वो क्या चाहते हैं। एंड मैं एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तनवीर अहमद, ठीक है, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी उनके रहमान साहब के साथ, जिन्होंने फिल्म बनाई थी आकर्षण विद सोनू वालिया, अकबर खान एंड ऑल। एंड उनके 9 कैमरास थे, उनके फ्लैट्स थे, ठीक है। ही वॉज अ वेरी फ्लरिशिंग एंड अ गुड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। इन्होंने क्या किया, रहमान साहब के साथ एक फिल्म बनाई, प्लान की उन्होंने कुछ सूफीज़म के ऊपर या क्या, मुझे याद है फिल्म का नाम एक रखा गया था ऐसा कुछ। क्योंकि इसी ऑफिस में आके, यहीं पर आके वो आदमी ज़ारो कतार होता था मेरे पास। साहब, वो तनवीर साहब का घर बिक गया, सारे कैमरास बिक गए, वो बेचारे, he became hand to mouth, and he, till his last breath, he said that रहमान is responsible for his downfall. उनकी ये हाल करने में मिस्टर ए आर रहमान का बहुत बड़ा हाथ है। तो इससे ये पता चलता है कि रहमान साहब इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। मैं अभी हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में देखा कि सलमान खान ने उनसे कहा कि आप हमारी फिल्म के लिए कब म्यूजिक देंगे, तो वो उनसे कह रहे कि आप जब मेरी जैसी फिल्में बनाएंगे, मेरी सोच जैसी फिल्में। आप साहब बताइए, सलमान खान आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी फिल्म में कब म्यूजिक दे रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है। मतलब आप कितने बड़े हैं कि सलमान खान आपसे कह रहा है और आप उनको ये एटीट्यूड नहीं चलता बॉस। 19-20 एक्टर चल जाएगा, 19-20 टेक्नीशियन चल जाएगा, 19-20 आदमी नहीं चल सकता। ये इंडस्ट्री सर पे बिठाती भी है और फिर नीचे गिराती भी है। और ये तो न्यूटन का लॉ है, हर चीज जो ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, सबसे बड़े जो एक्टर्स हैं जिनको पूरी दुनिया चाहती है, वो सारे ही इसी कम्युनिटी से हैं। शाहरुख खान देख लीजिए, सलमान खान देख लीजिए, आपको देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, कादर खान, जितने भी एक्टर्स हैं। सर, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाइड इंडस्ट्री है जिसमें ये मजहबी भेदभाव नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमें ये कल्चर हमारे में है ही नहीं, ठीक है। रहमान साहब का नजरिया वो जो है वो हो सकता है, और भी बहुत लोगों का ऐसा नजरिया हो सकता है कि 2014 से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये हम वीडियोस में देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, ये सब चीजें हरकतें होते हुए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे पिछली सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर ये बीजेपी सरकार है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस सरकार ने कभी एक्टरों पे ध्यान नहीं दिया, कभी फिल्म इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया, कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जब वो बीजेपी में आए तब इन्होंने फिल्म लाइन को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिलवाया। किसने किया? बीजेपी सरकार ने, ठीक है। अब यूपी में फिल्म सिटी बना रहे, कौन बना रहे हैं? योगी जी बना रहे हैं। और हमारे मोदी जी के आने के बाद वो खुद पर्सनली एक्टरों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं डिनर पे, लंचेस पे, ये सब वो इंडस्ट्री का ध्यान तो दे रहे, ध्यान तो दे रहे। पूरी मीडिया उनकी तारीफ क्यों नहीं करेगी भाई। मैं तो ये जानता हूं साहब, जो भूखे को पेट में अन्न देगा वो अन्नदाता, वो किसी भी पार्टी का, वो हमारा अन्नदाता है। और आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल के वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को लीप एंड बाउंड से आगे बढ़ाया है। और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नहीं, हमारे पूरे देश को। आज चाहे लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना, हर आदमी को कहना है। प्रॉब्लम तो यह है कि हर आदमी को मुंह का डायरिया हो गया है। अरे भाई, आपका काम जो है आप वो करो ना। जब आपसे पूछा जाएगा,
तब आप बोलो, जबरदस्ती का आप फोन उठाएंगे, कुछ भी बना के दे देंगे। आप ये नहीं सोचते हैं कि आप एक आदमी की वजह से, आप किस मजहब से आते हैं, वो पूरी मजहब के ऊपर खतरा मंडराता ना। थिंक ऑफ द अदर पीपल फॉर दैट कम्युनिटी। ये 32 दांतों के बीच में जो ऊपर वाले ने कैद करके रखा है जुबान को, क्यों कैद करके रखा है? कि कुछ भी बोलती है, हर आदमी को बोलना है। अरे क्यों बोलना है भाई? आप हमारे उद्योगपति साहब जैसे अंबानी साहब है, अडानी साहब है, वो जो कर रहे हैं वो जाने, उनका वो जाने। हम तो, हमारा काम यूट्यूब पे आता है, न्यूज देखते, ठीक है। लोग फौरन बोलने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं। भाई वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मनोरंजन करना लोगों का। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बोलते हैं जैसे। हाँ, जो भी है, जिसकी जो मर्जी है लेकिन साहब इन्होंने हमारे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट तो किया, हमारे इंडस्ट्री को एक स्टेटस तो दिया, बढ़ावा तो दिया। आज ये हमारे जो हीरोज है, जो 50-100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ये कैसे उनकी हिम्मत हुई मांगने की? बिकॉज ऑफ जियो, बिकॉज ऑफ ऑल दीज अदर कॉर्पोरेट हाउसेस। वरना हीरो कभी 25-50 लाख से ज्यादा, या 1 करोड़ बहुत हो गया। सर आप उस ट्रेंड के बारे में जानते हैं कि अब एक नया ट्रेंड आ रहा है कि पुरानी जितनी मूवीज थी उन सबको थिएटर में वापस लेके आया जा रहा है। अंदाज अपना अपना एक ऐसी फिल्म है जो आज के जनरेशन के लोग बहुत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप उस फिल्म के हिस्से रहे हैं, कोई ऐसा किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सर वो पिक्चर के तो किस्से किस्से, उस पे एक फिल्म बन सकती है। मैं बहुत, मुझे अफसोस है कि उसकी मेकिंग शूट नहीं की गई। अगर वो मेकिंग शूट की गई होती ना, तो उसके ऊपर एक फिल्म बन सकती है। कि 4 साल लगे, कैसे लगे, क्या हुआ, कैसे कैसे उतार चढ़ाव। हम लोग अब मुझे याद है वो एक सीन, ऊटी में शूटिंग करे बिना परमिशन के किसी के टी एस्टेट पे। 2-3 दिन तो आदमी चुप रहा, चौथे दिन वो आदमी कैमरा के बीच में आ गया। तो आमिर और रवीना का वो सीन चल रहा था जिसमें उसको ढूंढने जा रहे हैं क्या। तो वो अपनी वो भाषा में बोल रहे तो समझ में नहीं आया। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे मैं अभी दिल्ली फोन करता हूँ, हमारा इनकम टैक्स। मैं बोला साहब दिल्ली फोन करेंगे तब तक इसको पैसा दे के हटाइए, क्योंकि जो हमारा पैसा, जो आपका पैसा जा रहा है पर मिनट, उसके बारे में सोचिए। तो बहुत सारे उसके किस्से हैं। How was it working with आमिर खान एंड सलमान खान? क्योंकि उस वक्त आप दोस्त हुआ करते, आप, मेरे को याद है आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा जब आपने कहा था कि सलमान खान आपके काफी अच्छे दोस्त थे। हाँ हाँ बिल्कुल, सलमान तो मेरे कड़की के जमाने का दोस्त है। इनफैक्ट सलमान के फादर सलीम अंकल को मेरे फादर ही लेकर आए। अच्छा। इंदौर से बॉम्बे। तो हमारी तो बहुत पुरानी वो है। और इत्तेफाकन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आमिर खान की फैमिली से भी हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। ये भी शाहजहांपुर के हैं, और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी शाहजहांपुर के थे। तो बट एनीवे हम लोग, सलमान से मैं ज्यादा क्लोज रहा हूँ। आमिर से कभी कभी मुलाकात होती थी। उसके वहाँ उसके बिल्डिंग में सितंबर में कुछ फेयर रखता था। तो वहाँ मुलाकात होती। प्लस वो हमारे स्कूल में थे। अच्छा। हाँ, हमारे स्कूल बॉम्बे स्कॉटिश में 2-3 साल के लिए थे वो। तब उनसे मुलाकात हुई थी, रोज होती थी। और उसके बाद फिर थोड़ा गैप हो गया, फिर उसके बाद मुलाकात कयामत से कयामत तक के टाइम पे हुई। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि आमिर खान सर की जो फर्स्ट वेडिंग थी उसमें आप भी शामिल होने वाले थे। हाँ, मैं शामिल होने वाला था। उनकी पहली, हम सबको बुलाया गया था 11 बजे बैंड्रा स्टेशन के ऊपर, जो वॉकिंग का वो है ना वहां पर। लेकिन मैं शायद 5 या 10 मिनट लेट पहुंचा। और जब तक वो निकल चुके थे। अच्छा। और गॉड ब्लेस हिम। और तब से लेके आज तक वो शादियां ही कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ और शादियां करें, लेकिन खुश रहे। जिस शादी में जो खुशी मिले वो काम करे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, हमारा मनोरंजन किया है, हमारी जो प्रॉब्लम्स इश्यूज है सोसाइटी की, उससे उजागर किया है। सो आई ब्लेस हिम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन लाइफ। सर एक छोटा सा सेगमेंट है मेरे पास कि मैं आपको आपके करियर से कुछ 5-10 फोटोज दिखाऊंगा। आपने बताना है 2 पंक्तियों में कोई कहानी उस फोटो की। सर यहाँ से आपको बस स्लाइड करते जाना है और मेरे को हर फोटो की कहानी बतानी है। अच्छा, ये तो वो सीन था अंदाज अपना अपना का,
और गुलदस्ते वाला, हाँ जी, ये नया सूट बन के आया था उसी दिन काफी फेमस है सर ये। यहाँ, और उसी दिन इसकी चितड़े उड़ गए थे। मैंने सोचा था कि भाई ये सूट जो है मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँ कि भाई ये शूटिंग के बाद मुझे दे दे, लेकिन वो नौबत कभी नहीं और आई। ब्लास्ट वाला सीन। ब्लास्ट वाला सीन। ये हमारी बड़ी फेमस सीरियल थी युग, अच्छा। दूरदर्शन पे, वन ऑफ द टॉप सीरियल्स। सुनील अग्निहोत्री साहब उसके डायरेक्टर थे। सतीशूरी आंटी जो है वो उसकी प्रोड्यूसर थी। बहुत ही फेमस सीरियल था, और उसमें बहुत ही क्या कहते हैं, रहमान दके जैसा ही कैरेक्टर था मेरा उसमें। इन शॉर्ट, ठाकुर, हाँ। ठाकुर वर्जन ऑफ रहमान डकैत। ओके। सबको मारना पीटना काटना, वो वाला। ये है द वास्को द गामा की गन। ये बड़ा मजेदार किस्सा है कि हम लोग पहुंच गए सेट पे, और सब 9 बजे पहुंच गए थे, और सर ये गन आई 2 बजे। अच्छा। तो फिर ये शॉट जो है 2 बजे लंच के बाद लिया गया, तपती धूप में फिल्म सिटी में। ओके। लेकिन अब ये उस वक्त तो ये एहसास नहीं हुआ, और ऐसा लगा नहीं कि ये कल्ट सीन कल्ट हो जाएगा। मीम कम्युनिटी में काफी फेमस है। हाँ, मीम कम्युनिटी में बहुत फेमस है। हाँ, ये हमारी बड़ी मशहूर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें मैं गेस्ट अपीयरेंस करता रहता हूँ, और विलन का कैरेक्टर है मेरा डेंजर मनी, उसका वो है। ये एक सोशल कॉज है, उसके लिए मैं गया था, नशा मुक्ति केंद्र के लिए। जो बच्चे, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनको एक सेंटर है जो उनका फ्री में इलाज करती है। उसके लिए मैं गया। मैं सोशल कॉज भी वर्क भी बहुत करता हूँ। और ये तो हमारी सीरियल थी, जिसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन सतीश शाह साहब थे, आर माधवन, आई थिंक घर जमाई या ऐसा कुछ नाम था। उसमें मैं उस वक्त वो फिल्म रिलीज हुई थी स्पीड। ओके। स्पीड रिलीज हुई थी, जिसमें बस जो है वो इस एक स्पीड पे चलनी चाहिए वरना ब्लास्ट हो जाएगी। तो उसकी वो कॉपी थी, एंड आई थिंक डायरेक्टर वो थे आनंद महादेवन साहब, वो थे। ये हमारी जो लास्ट फिल्म हमने सलमान खान के साथ की, भारत, उसकी फोटो है, जिसमें मैं कतरीना का बॉस बना हूँ, और ये सब आते हैं टेस्ट देने, इनको भी जाना है दुबई भर्ती के लिए। कैसा एक्सपीरियंस है सर इतने सालों बाद सलमान खान सर के साथ काम करने? Oh, it was fun. It was fun. Working with Salman is always a pleasure. इतना मजा आता है, so comfortable the ride is, and he is an outstanding person. उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो गाना है, ये रात और ये दूरी, इसका सेट ये महबूब स्टूडियो में हम लोग ने शूट किया था। इसका सेट वहां लगा था। मैं और बीजू दोनों बहुत ही जवान और खूबसूरत लग रहे। ये मेरी एक फिल्म थी भूत अंकल। सो जैकी साहब, जैकी श्रॉफ जो थे वो हीरो थे, और 5-6 बच्चे थे। ये उस फिल्म का है, भूत अंकल का। ये एक मेरी फिल्म थी नंबरी आदमी। उसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, स्वरूप कुमार जी मरूम वो डायरेक्टर थे, और कुणाल गोस्वामी भी थे। ये उसकी फोटो है। ये एक वेब सीरीज की मैंने, मिराज, उसकी फोटो है ये, लोगों को धमकाते हुए। थैंक यू सो मच सर। मेरा अभी आपसे एक छोटा सवाल है कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट जैसे टॉपिक्स के ऊपर बहुत बात होती है, कास्टिंग काउच, रिप्लेसमेंट, एंड मोमेंट पे लोगों को पता लगता है कि उनको रिप्लेस कर दिया गया है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं कि एक्टर को नहीं पसंद आया कि ये आर्टिस्ट क्यों कास्ट हो गया, या फिर कास्टिंग काउच के इश्यूज की वजह से कुछ ऐसा। आपको क्या लगता है ये सब जो चीजें पहले हुआ करती थी, या अब ये चीज पहले भी थी बट अब इसके बारे में लोग खुल के बात कर रहे हैं? सर पहले ऐसा कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली जो डिजर्विंग एक्टर्स हैं उनको वो रोल्स नहीं मिल रहे जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि अभी आ गए हैं कास्टिंग
डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंसी। एजेंट्स वगैरह जो भी आप उनको कहें, उनमें से कुछ वो है जो नाकाम एक्टर्स हैं, कुछ वो है जो ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे रोल वो खुद अपने लिए रख लेते हैं और उनके इर्द गिर्द जो उनके कार्यकर्ता घूमते हैं ना, वो उनको उसमें फिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि जो छोटे मोटे एक दो सीन वाले कैरेक्टर्स हो वो नॉन फेसेस से कराए। तो जरूरी थोड़ी कि कोई नॉन फेस एक दो सीन करेगा, क्यों करेगा वो। बिल्कुल। तो पहले जो था इट वाज डायरेक्ट, एक्टर जो है वो डायरेक्टर से रिएक्ट करता था। अब ये जो बीच वाले जो आ गए हैं मीडिएटर्स या कोऑर्डिनेटर्स, इन लोगों ने काफी गंद मचा रखी है। उसके बाद फिर उनको काम देते हैं, मैंने सुना, जो मुझे काफी लोगों से, मैं सेट पे बच्चों से जो मिलता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, वो बोलते हैं सर 25% ले लेते हैं उन लोग हमारा कमीशन। उसके बाद बोलते हैं उनको पार्टी कराओ, दारू पिलाओ और उनको लड़कियां सप्लाई करो। ये सब चीजें, मतलब दे स्टूप टू सच लेवल्स। अगर उनको काम दिला रहे तो उनसे क्या क्या नहीं करा रहे। और भी बहुत सारी चीजें होती जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन दीज एजेंट्स, जब तक ये सफाई नहीं होगी ना, इट शुड बी द डायरेक्टर एंड द कैरेक्टर। ठीक है। अब डायरेक्टर जो होता है किसी भी फिल्म का, उसके 10 असिस्टेंट होते हैं, 10 में से एक को आप 4 को जिम्मेदारी दे दो कास्टिंग की। आपको ये बीच का दलाल क्यों चाहिए? ये बीच का दलाल क्यों चाहिए आपको? वो 25-30 लाख रुपए अलग लेता है। बिल्कुल। ये जो बीच के दलाल हैं वो पैसे अलग लेते हैं। उससे अच्छा आप 2 ये रख लीजिए अपने साथ असिस्टेंट्स जो आपको हेल्प करे। सर इस रोल के लिए ये फिट होता है, 4 ऑप्शन दे दीजिए डायरेक्टर को। सर भाई भतीजा बात के ऊपर भी बहुत है। आप ये देखिए कि आज के टाइम ऐसा भी ट्रेंड आ गया है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग के हिसाब से भी आजकल कास्टिंग हो रही है कि अच्छा ये आदमी के 2 लाख फॉलोअर्स हैं तो इसको कास्ट करेंगे। बेशक उसको एक्टिंग आती है, बट अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, ये नया टर्म जो आ गया इन्फ्लुएंसिंग। सर ये बरसाती मेंढक है। मैंने सुना कि बच्चन साहब ने कहीं कहा कि जितने मुझे फॉलो करते हैं उतने अगर मुझे वोट देने आ जाए तो मैं मान जाऊं। या किसी नेता ने कहा, कुछ नेता ने भी कहा था कि इतने मेरे फॉलोअर्स है ये। तो ये सब बरसाती मेंढक है, वो टाइम पास करते हैं, वो देखते हैं हाँ ये ठीक है, लाइक दबा दिया या देख के उसको नजरअंदाज कर दिया। तो ऐसा ये टोटल गलत है। आप इंस्टाग्राम को देखकर आप, हाउ कैन यू कास्ट समबडी लुकिंग एट द फॉलोइंग ऑफ द इंस्टाग्राम? आपको ये देखना चाहिए कि वो किरदार में फिट होता है कि नहीं। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों कहा कि 300 फिल्में रिलीज होती है और 3 चलती है। आप खुद बता रहे कि ये सब हो रहा है। क्योंकि सर अभी ऐसा हो गया कि क्रू का जो सम है वो 300 लोग मिलके एक फिल्म बना रहे हैं, पर फिर भी वो फिल्म नहीं चल पा रही है। सर 300 क्या 3000 भी लग जाए और कंटेंट आपका अच्छा ना हो, कंटेंट हीरो होता है। ये लोग कंटेंट को छोड़ के बाकी सब चीज पे ध्यान देंगे। अरे भाई कंटेंट पे ध्यान दो। कंटेंट पे ध्यान दोगे तो आपका अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो लोग देखेंगे और आपको आपका एक स्टेटस बनेगा। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको 2 पैसे मिलेंगे। वो सब छोड़ के आप भी इसमें लग गया। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें कि अब आपके फैंस आपको किस तरह देखेंगे, क्या कैरेक्टर्स आप प्ले करने वाले हैं? मैं चाहता हूँ ये सवाल आप मेरे फैंस से पूछे कि वो मुझे किस रूप में देखना चाह रहे हैं। बट फिर भी सर जो फैंस वेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी 2-3 वेब सीरीज की है मैंने। उसमें अलग अलग किरदार किए हैं और मैं खुद अभी एक बायोपिक बना रहा हूँ। प्रोड्यूसर हैं आप? हाँ। पहले भी मैंने फिल्में प्रोड्यूस की लेकिन वो सारी कैंस फेस्टिवल में चली गई। तो मेरे फादर साहब के ऊपर मैं बायोपिक बना रहा हूँ, तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। जी सर बहुत ही बड़ी होने वाली है वो फिल्म तो फिर? फिल्म नहीं, इट्स अ बायोपिक, इट्स अ वेब सीरीज। अब देखते हैं। उससे काफी रिसर्च पिछले काफी 1-1.5 से 2 साल से पूरा रिसर्च चल रहा है। हालांकि मेरे बाप है वो, लेकिन तब भी रिसर्च कर रहा हूँ मैं लोगों को वो चीजें दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने नहीं देखी है।
जो देखी सुनी बातें हैं उनको दिखा के कोई फायदा नहीं है। सर, ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले मेरा एक छोटा सवाल है आपसे। आखिरी सवाल कि कोई ऐसी टिप्स जो आप अपने यंग एक्टर्स को देना चाहें, जो लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी टिप्स जो आपको किसी ने नहीं दी बट फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मुझे पहले मिल जाती तो शायद मेरा करियर और बेहतर हो सकता था? मैं ज़रूर टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, जो तजुर्बा होता है, हुँ, एक्सपीरियंस होता है, हुँ, आदमी जो नॉलेज उससे मिलती है, उसको बाँटने से, ज्ञान बाँटने से ज्ञान और बढ़ता है। अच्छा। तो जितने भी बच्चे, बच्चियाँ हमारे आ रही हैं इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ बी पेशेंट लाइक अ हॉक। एक गिद्ध होता है ना, हुँ, हुँ, गिद्ध, हुँ, वो कितना सब्र करता है। हुँ, जब उसको अपना शिकार मिलता है, उसके बाद वो झपट्टा मारता है। बिल्कुल। तो प्लीज़ बी पेशेंट, डोंट गेट इम्पेशेंट, एंड अपना नेचर, अपना स्वभाव अच्छा रखिए। आपको सक्सेस भी मिल सकती है। डोंट गेट कैरिड अवे बाय सक्सेस, हुँ, डोंट गेट हर्ट बाय फेलियर। हुँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ्स जर्नी। हर आदमी की लाइफ की जर्नी जो है, वो या तो मुसलमान है तो कब्रिस्तान है, हमारा सनातनी भाई है तो शमशान है। आखिरी मुकाम हमारा स्टॉप तो वो है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वो हम ईसीजी कराते हैं, जब हॉस्पिटल में जाता है आदमी, ईसीजी कराता है, तो उसकी कैसे फ्लक्चुएशन आती है, टक 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 टक। तो लाइफ भी वैसी ही है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, चलता रहता है। बट यस, अगर आपको एक्टर बनना है हुँ, तो भी आप में बेसिक चीजें होनी चाहिए। पेशेंस, नो एटीट्यूड, हुँ, नो टेंट्रम्स, एंड लगे रहो। आप लगे रहिए साहब। तो मैं बता रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया, बहुत हमारे मरहूम मुगैम्बो साहब के बारे में, मेरे फादर ने कितना स्ट्रगल किया और कितने लगे रहे। कोई और होता तो कब के चले गए होते। तो ये सब जो बने हैं, स्ट्रगल करके बने हैं। उसका 50% भी आज की पीढ़ी नहीं कर सकती। हुँ, 50%, मैं कहता हूँ अगर 25% भी कर लेना, तो उनको काम मिलने लगेगा और उनका एक मुकाम बन जाएगा। अच्छा। और फिल्म जो होती है वो एक टीम वर्क होता है। हुँ, फिल्म अगर चलती है तो एक अकेले इंसान की वजह से नहीं चलती है। अच्छी स्टोरी होती है, राइटर का योगदान होता है, डायरेक्टर का योगदान होता है, स्पॉट बॉय का होता है, लाइटमैन का होता है, ड्रेसमैन का होता है। हर शख्स का उसमें योगदान होता है, अच्छा। तब जाके एक अच्छा प्रोडक्ट निकलता है। मार्केटिंग टीम होती है। हुँ, सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई हैड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सो मच। सेम हियर, सेम हियर, थैंक यू। थैंक यू। आज के एपिसोड में बस इतना ही, पर और एपिसोड्स के लिए देखते रहिए युग चरण चैनल।